जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, अगर जो आप यूपी टेट, सी टेट या बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लास को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन की संख्या पे मत जाइएगा, आप उसकी पूरी व्याख्या देखना, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वादा है आपसे, अगर जो आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ, वाकई में कोई क्लास हमने देखी है। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, और ये है आपका ईवीएस यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले एक अपलोड किया जा चुका है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने हर सब्जेक्ट की अलग अलग बना दी है। और तो बिना समय गंवाए शुरू करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में। बताइए ग्रीन पीस। देखो, क्वेश्चन का आंसर आप भी हमको देते चलिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, थोड़ा आपको भी तो नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा कुछ अन्य मुख्यालय भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एडीबी। ये कई बार आपके यूपी टेट सी टेट में पूछा गया है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस। और फिलीपींस कहाँ पड़ता है आपका? फिलीपींस साथियों आपका पड़ता है मनीला में। ठीक है, इसके अलावा एक और आपसे पूछ लिया जाता है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? इसका मुख्यालय पड़ता है आपका जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन साथ में हम और इसकी व्याख्या करेंगे। इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है आपसे, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन देखिए ना, एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है आपका एम्स्टर्डम में। इसके अलावा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक मतलब वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, और जिनमें जीवन होता है यानी कि जो जीवित होते हैं उन्हें हम कहते हैं जैविक घटक। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ सही करते। ठीक है, जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक जिनमें जीवन है, जैसे मनुष्य। ठीक है, और आपका हो गया जानवर। ठीक है, कवक, शैवाल। ठीक है, ये सब आपके जैविक घटक में आते हैं, मतलब जिनमें थोड़ा बहुत। और पौधे। ठीक है, पौधे भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सब आपके जैविक घटक में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं अजैविक घटक, अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? अजैविक घटक में मृदा। ठीक है, जिनमें जीवन नहीं। तापमान। ठीक है, इसके अलावा खनिज यानी कि खनिज लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन, ये सब आपके अजैविक घटक में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो आपको ये देखना है कि इसमें से 3 तो होंगे आपके अजैविक घटक। देखिए, प्रोटीन आपका क्या है? अजैविक घटक है। फास्फोरस क्या है आपका? अजैविक घटक है। मृदा क्या है आपका? अजैविक घटक है। कवक जो है इसमें जीवन होता है, तो ये आपका हो जाएगा जैविक घटक। तो ये क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि निम्न में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो कवक जो है ये आपका जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है ना? ये भाई माइक थोड़ा गड़बड़ कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको रख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका दंदनाती स्पीड में। अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन क्या है बताइए। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, या इनमें से सभी। अधिकतर बच्चे इनमें से सभी देख के तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप गलत हो जाएंगे।
क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ, यानी कि जितना समय बीतता जाएगा उतना ही ऊतक के विषैले पदार्थों की जो मात्रा होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर ए। ठीक है, और कुछ में विशेष बताना नहीं है और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन, है ना? आपको तो ये तो पता ही होगा। इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने इसकी क्या की थी? रचना की थी। माइक हाथ ही में लेना क्या भाई? हाँ, ठीक है, जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1948 या 24 जनवरी 1950? राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अच्छा, अगले वाले क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वप्रथम ये राष्ट्रीय गान जो था वो आपका कब गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था और वो अधिवेशन कांग्रेस का था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कब? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ये चीज़ जरूर नोट कर लेना। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर पूछ ले क्वेश्चन किसने गाया, किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, या ठाकुर भी लिखा मिल सकता है, जनगणमन, ठीक है, वर्तमान में कहते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को। अच्छा, ये पता है जो जनगणमन है ये वर्तमान में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो शुरुआत हुई थी जब से रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे किस नाम से लिखा था? ठीक है, तो इन्होंने लिखा था भारतो, जैसे भी कहते हैं ना, भारत भाग्य विधाता पढ़ते हैं ना हम लोग, तो भारतो भाग्यो विधाता। चूँकि ये बंगाल के थे तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, थोड़ा इसमें आपको इनपुट, आपको वहाँ की झलक भी मिलेगी। भारतो भाग्यो विधाता, जो उन्होंने पहली बार जब इसकी रचना की थी तो भारतो भाग्यो विधाता के नाम से की थी। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। और जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार लिखा था तो लिखा था भारतो भाग्यो विधाता के नाम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है चट्टानों की शक्ति मापन, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन, इनमें से सभी। अगेन फिर से इनमें से सभी आ गया तो क्या आप सब पे चले जाएंगे? तो पहले आपको देखना चाहिए ना कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग ये होती है कि इसके द्वारा हम हड्डियों से, ठीक है, या जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनके वलय से हम उनकी आयु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। और इसके लिए जो आयु मापन के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग और 14। ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग 14। ठीक है, इसके अलावा बताइए क्या बताएं आपको, इसमें और कुछ बताने वाला है? इसकी जो खोज करता थे, ठीक है, इसके जो खोज करता थे उनका नाम क्या था? विलियमर्ग डिबी। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये शिकागो के थे। ठीक है, ये शिकागो के रहने वाले थे। इनके द्वारा इस विधि का पता लगाया गया था। ठीक है, थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कार्बन डेटिंग 14 इसे एक प्रक्रिया को कहते हैं और इसके द्वारा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन करते हैं। इसके सर्वप्रथम जो विधि की खोज की थी उनका नाम था विलियमर्ग डिबी और ये शिकागो के रहने वाले थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बताइए, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो ये जो है आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात, और गुजरात में पड़ता है कच्छ। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में जंगली गधों का अभ्यारण्य पड़ता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा 3, है ना, सी विकल्प गुजरात। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर कहता है कि लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल और गर्म दल के मध्य, ब्रिटिश और भारतीयों के मध्य में, या हिंदू और मुस्लिम के मध्य?
तो दोस्तों ये जो कांग्रेस, ये जो लखनऊ समझौता हुआ था, ये हुआ था 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था। और कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता जो की थी उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, उनका नाम था। यही कई बार पेपर में पूछा गया है। तो लखनऊ जो समझौता जो हुआ था, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था, 1916 में हुआ था। और अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्षता करने वाले थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब इसका हो जाएगा जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल क्लास हम आपको दे देंगे। ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर में आपके पूछे गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय रिजर्व, ठीक है, उन सब के बारे में हम आपको उसमें बता देंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1972, 1985, 1981 या 1973? तो राइट आंसर हो जाएगा 1973। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में टाइगर की या बाघों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो वर्तमान में संख्या आपने पढ़ा होगा, रटा होगा, अभी तक 2018 में ये आई थी, तो आपने पढ़ा था 2967 थे। ठीक है, लेकिन अभी आपके अप्रैल महीने में ही अभी एक फिर से आपकी आई है 2023 की। ठीक है, 2023 में जो बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है, 3167। तो पूछ लिया जाए क्वेश्चन, थोड़ा इसको, ये करंट का अपडेट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3167 जरूर याद रखना। ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, और वर्तमान में यानी कि 2023 में जो आंकड़े आए हैं, जनगणना आई है, उसमें बाघों की संख्या में जो है वो है 3167। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा कहा जाता है? बताइए, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को या दक्षिणी तारे को? तो ध्रुव तारा तो आप सभी जानते हैं कि बचपन में भी आपने देखा होगा, नानी दादी से कहानियां सुनी होंगी। ये जो है आपका उत्तर दिशा में निकलता है। ठीक है, तो जब उत्तर दिशा में निकलता है इसीलिए इसको उत्तरी तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान जवाब था आपके लिए। ठीक है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? क्या गंगा नाम से जानी जाती है, क्या सिंधु नाम से जानी जाती है, क्या ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, या यमुना नदी के नाम से जानी जाती है? आपको इसका जवाब देना है, बताइए। देखिए, ये जो तिब्बत की सांगपो नदी है, ठीक है, ये जो है तिब्बत के चिम युंग दुंग, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, चिम युंग दुंग जो है हिमनद से निकलती है। ठीक है, चिम युंग दुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे पहले प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे पहले प्रवेश करती है, वहाँ पर इसे कहते हैं दिहांग। ठीक है, इस नदी का नाम पड़ जाता है दिहांग। लेकिन बाद में जब ये असम में पहुँचती है, असम में जब ये पहुँचती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, असम में जब ये पहुँचती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। बाद में वहाँ से होते होते ये पहुँचती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके तैयार हुए। देखिए, तिब्बत की सांगपो नदी थी, ये भारत में, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के चिम युंग दुंग हिमनद से निकलती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? तो दिहांग कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना। अच्छा, सबसे बड़ा, एक मिनट, हाँ, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो पड़ता है, ठीक है, उसका नाम है माजुली। वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तिब्बत की सालखो नदी भारत में पूर्ण रूप से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहाना कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तब इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है? तितली में, रॉकीज में, एंडीज में या हवाई में? तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है, अगर देश पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर में, ठीक है, पड़ता है। कौन सा पर्वत पड़ता है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत पर ये जागृत ज्वालामुखी स्थित है, यानी कि ये हमेशा इसमें से ज्वालाएं निकलती रहती हैं, लावा वगैरह निकलता रहता है। तो सही विकल्प हो जाएगा एंडीज। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है ना, और ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में पड़ता है एंडीज पर्वत, वहाँ पर ये स्थित है। तो सही विकल्प हो जाएगा 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जहाँ पे बताना होता है तो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, बताइए? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? तो फूलों की घाटी जो स्थित है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा एक और घाटी आपकी पूछी जाती है, शांत घाटी। तो शांत घाटी आपकी कहाँ स्थित है? ये आपकी केरल में स्थित है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा भी था। तो फूलों की घाटी जो स्थित है उत्तराखंड में, और जो आपकी शांत घाटी है वो आपकी केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, आज इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और पसंद आती है तो बस यही है कि शुरुआत है, तो आप सभी से कहते हैं आप अपने सभी साथियों को जोड़ा करें। और बाल विकास की टेस्ट सीरीज भी हम आपके लिए बहुत जल्द शुरू करेंगे। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, पर्यावरण की दूसरी क्लास थी, मैथ, हिंदी, संस्कृत सब कुछ आपको कराएंगे। बस आपका प्यार सहयोगी ही बना रहे, और आपको पसंद आती चीज़ें जरूर दोस्तों में शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करा करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।